अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज बच्चों EMT 2 में हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, उसका यूनिट हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया था, यूनिट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डेरिवेशन स्टार्ट की थी कि हम मोर जनरलाइज्ड फॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट में हमारी कुछ इक्वेशंस जो थी, डेरिवेशन हमने कर ली थी, लास्ट में कुछ इक्वेशन हमारी रह गई थी, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और अपना जो लास्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसे कंप्लीट करेंगे। और साथ ही हम आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चलें बच्चों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का। मींस मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होती है, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। लास्ट हमने जो इसकी इक्वेशन ड्राइव की थी, जो जनरल इक्वेशन थी, वो थी हमारे पास ये वाली, जिसको मैंने इसमें इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने इसी इक्वेशन को 1 का नाम नहीं दिया हुआ था, आपने लेक्चर नोट किया होगा तो उसमें चेक कीजिएगा। तो ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई थी, यहाँ से हमने कहा था कि ये जो जनरल इक्वेशन है इसमें सारी चीज़ें हमारे पास नोन है। मीन्स हमें पता होगा कि फोर्स क्या है, चार्ज हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, लेकिन जो अननोन चीज़ है वो है हमारे पास ये k की वैल्यू। और मैंने आपको बताया था कि ये k क्या है, कि ये एक स्केलर वैल्यू है जिसको हमने कुछ टर्म्स थी हमारे पास जो हमें स्केलर वैल्यू ही प्रोवाइड कर रही थी, उसके इक्वल हमने ले लिया था इस k को। तो मैंने कहा था कि अगर ये k की वैल्यू हमें पता चल जाए, ये स्केलर टर्म हमें पता चल जाए, वैल्यू पता चल जाए, तो हम वापस इस इक्वेशन में पुट करके मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे। इस k को फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी कैलकुलेशंस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम v को सबसे पहले लेंगे v1 के इक्वल। मीन्स यही इक्वेशन हम फॉर वन पार्टिकल कंसिडर करेंगे। मीन्स पार्टिकल तो हमारे पास q ही है, चार्ज ही है, लेकिन जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल से समझाया था। v1 कंसिडर करेंगे, उसके बाद v को हम v2 कंसिडर करेंगे। दोनों वेलोसिटीज़ के इक्वल जो है हम कंसिडर करेंगे इस इक्वेशंस को। मीन्स पहले मुझे यही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी v1 के साथ, फिर मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी यही इक्वेशन v2 के साथ। और लास्ट में हमने ये इक्वेशंस मेंशन भी की थी v1 और v2 के साथ। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई थी जब हमने v1 के साथ मेंशन किया, ये जो इक्वेशन 2 है ये v1 के साथ है। तो सबसे पहले, उससे पहले मैंने आपको एक स्टेप करवाया था, ये स्टेप करने से पहले मैंने आपको एक स्टेप करवाया था डेरिवेशन का, कि आप इसी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ, v के साथ। अगर 1 है तो v1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें, ये डॉट प्रोडक्ट भी लिया हुआ है और v1 भी किया हुआ है। ये मैंने आपको लास्ट में ड्राइव करवाई थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट ही मेंशन किया हुआ है। इसको हमने यूज़ करना है फर्दर कैलकुलेशंस में। तो b.1 मीन्स डॉट प्रोडक्ट भी इंक्लूड हो गया यहाँ पर। और ये जो टर्म है, देखें ये वही टर्म है, इतनी टर्म ये मैंने लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि 1 के लिए अब मैं कंसीडर कर रही हूँ तो f के साथ भी 1 लगाएं और v के साथ भी 1 लगाएं। चार्ज के साथ मैंने आपको बताया था कि इसके साथ आप 1 या 2 नहीं लगाओगे। रीज़न क्या है इसकी, क्योंकि जो चार्ज है हमारे पास वो हम एक सिंगल चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। चार्ज हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, इसलिए हमने चार्ज को एक सिंगल चार्ज कंसीडर किया है q। तो यहाँ पर हमारे पास है kv। जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद जब हम 1 की टर्म में लिखेंगे k1 v1 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी लास्ट टाइम आई थी जब हमने इक्वल लिया था v को v1 के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसी इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म है हमारे पास, ये वाली टर्म, ये इक्वल हो जाएगी किसके, 0 के।
अब ये ज़ीरो के इक्वल कैसे हुई थी, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म है, ये पूरी टर्म आपको क्या देगी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, मीन्स आंसर में भी आपको वेक्टर मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट हुआ ये। तो जब आपको आंसर में भी वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप दूसरे वेक्टर के साथ, लेकिन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि जो आपकी वैल्यू यहाँ से आएगी, जी किसका साइन है, परपेंडिकुलर का साइन है, तो ये परपेंडिकुलर होगी इस थर्ड वेक्टर के। थर्ड वेक्टर का जो है, लेट्स सपोज इस इक्वेशन से हमारे पास आ गई है वैल्यू ए, मींस वेक्टर आया है। इस वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ इस v1 के साथ, मींस थर्ड वेक्टर के साथ। तो यहाँ तो हमने कहा कि भाई यहाँ से जो वेक्टर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर है, इट्स मीन डॉट प्रोडक्ट में हम cos थीटा यूज़ करते हैं, तो ए v1 cos थीटा एंगल है 90 डिग्री, ए v1 और cos 90 डिग्री, तो ये तो आपको ज़ीरो वैल्यू दे रहा है, cos 0 1 होता है, cos 90 आपके पास 0 होता है, तो ए वी जब v1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर देगा 0। इस तरीके से ये जो टर्म है हमारे पास ये हो गई 0, बाकी क्या बच गया इसमें, आपके पास जस्ट ये वाला फैक्टर बच गया। तो ये वाला जो फैक्टर है इसमें दो सेम वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं डॉट प्रोडक्ट से के थ्रू, v1, तो ये आपके पास आ जाएगा b v1 मीन्स ये देखें, ये लेफ्ट वाली साइड एज इट इज़ और राइट साइड में ये टर्म 0 हो गई, और ये वाली जो टर्म है ये आ गई हमारे पास k v1 स्क्वायर। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो था हमारी कैलकुलेशन किसके लिए, 1 के लिए। 2 के लिए हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे, जब हम 2 के लिए कैलकुलेशन लेंगे, सेम वापस जाएंगे इसी इक्वेशन के ऊपर, डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप v के साथ, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जहाँ जहाँ आपने यहाँ पर 1 पुट किया था, आप दूसरी इक्वेशन में वहाँ पर 2 पुट करेंगे। देखें यहाँ पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट तो हमने पहले लिया क्योंकि ये इससे पहले का स्टेप है, इस v1 और v2 से पहले का स्टेप है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v1 डॉट प्रोडक्ट की सूरत में f1m है तो f2m लिख दें, क्रॉस v2 लिख दें, q v2 स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स अब हम v को v2 कंसीडर करेंगे। डॉट v1 ऑलरेडी था उसके पास, k2 v2 इंटू v1 मीन्स डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब इस इक्वेशन में हम क्या अजम्पशन लगाते हैं कि भाई जो v2 है वो v1 के परपेंडिकुलर है, मींस v2 और v1 यहाँ पर आ रहे हैं और इनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है, मींस अगर दो वेक्टर के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है तो अगेन एंगल आएगा cos थीटा का, और हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री अगेन पुट करें इसमें, तो v2 v1 अगेन आपको कैलकुलेशन के बाद यही 0 वैल्यू ही देंगे। इट्स मीन ये वाली जो हमारी टर्म है इक्वेशन नंबर 5 में, जो ये राइट टर्म है, इसमें v2 और v1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से आंसर हमारे पास 0 आया। अब v2 और v1 कैसे परपेंडिकुलर हैं, ये भी मैंने आपको कल बताया था कि v1 अगर हम स्ट्रेट लेते हैं तो v2 या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया कि v1 परपेंडिकुलर है v2 के, यही रीज़न है कि यहाँ पर ये टर्म मैंने 0 के इक्वल ले ली है। यहाँ पर मैंने आपको समझा भी दिया कि किस तरीके से 0 आएगा। तो जब हमारे पास ये टर्म 0 के इक्वल आ गई, इट्स मीन आपके पास इस इक्वेशन में, इक्वेशन 5 में क्या बच गया, जस्ट ये फर्स्ट टर्म बच गई और लेफ्ट हैंड साइड बच गई। तो मैंने यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर एज इट इज़ पुट की है, bv1 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ गई आपके पास, ये टर्म बच गई, f2m क्रॉस v2 डॉट v1 डिवाइडेड बाय q v2 स्क्वायर, ये वही है जो ये वाली टर्म बची थी, ये वही मैंने लिखी है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई बेसिकली, एक तो ये वाली इक्वेशन जो हमने 1 से अचीव की है, मीन्स जब हमने v को v1 के इक्वल पुट किया। दूसरी इक्वेशन बच्चों हमारे पास आई है ये वाली, और ये कब आई है, जब हमने v को v2 के इक्वल पुट किया। दोनों केसेस में हमें दो डिफरेंट इक्वेशंस मिली हैं, तो हम एक ही सिंगल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं आपस में। देखें
लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड दोनों की डिफरेंट है। कंपेयर कर देते हैं इसे। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को और 7 को कंपेयर करेंगे आपस में। कंपेयर करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखें एक साइड पर आपके पास आ जाएगा के वी वन स्क्वायर, ये वाला BV1 और BV1 सेम है, इसको स्किप कर दें। यहाँ पर क्या बचा, के वी वन स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ मेंशन किया है, के वी वन स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन जो 7 है, 7 के साथ कंपेयर कर रहे हैं हमें, BV1 तो सेम था, स्किप हो गया दोनों साइड से, बाकी ये टर्म बची। तो मैंने इसको इक्वल करके ये वाली टर्म मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हमने क्या कहा था कि अगर हमें k की वैल्यू मिल जाए तो हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वापस k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो k1 है, मीन्स ये जो k1 है ये बेसिकली हमारे पास k ही है, तो इसको हम k के इक्वल ले सकते हैं। अगर मैं k2 भी लिख दूं तो भी ये k के इक्वल ही होगा, क्योंकि k1 भी एक स्केलर वैल्यू है, k2 भी स्केलर वैल्यू है, k भी स्केलर वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने k1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, v1 स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म है, इसको डिवाइड कर दें v1 स्क्वायर को, यहाँ भी डिवाइड कर दें v1 स्क्वायर को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास ये बच जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा आपके पास, k1, राइट हैंड साइड पे क्या बचा, F2m क्रॉस V2 इंटू V1, क्यू V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर ऑलरेडी था, V1 स्क्वायर हमने डिवाइड किया। ये टर्म आपके पास आ गई इक्वेशन 9। किसकी वैल्यू आई है, k1 की, या आप इसे लिख दें सिंपल k। अब हमारे पास जब k की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, वापस इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसे, और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हमारा फाइनल टारगेट था। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा F1m क्रॉस V1 क्यू V1 स्क्वायर। इसको देखें, ये टर्म एज इट इज मैंने पुट की हुई है 1 की फॉर्म में, क्योंकि हमने k1 यूज़ किया है इसलिए मैंने 1 यूज़ किया यहाँ पर। अगर मैं k2 यूज़ करती तो फिर इस तरीके से मुझे यहाँ पर भी 2 वाली इक्वेशंस को यूज़ करना पड़ता है। दोनों सेम, 1 2 का जस्ट डिफरेंस है। प्लस है वहाँ पर, और k की वैल्यू ये देखें, यहाँ पर k की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है इक्वेशन 9 में। तो k की वैल्यू हमारे पास थी F2m क्रॉस V2 इंटू V1 क्यू V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई F2m क्रॉस V2 इंटू V1 क्यू V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये हमारे पास यही टर्म आ गई k की, k1 और k। और बाहर हमारे पास क्या रह गया, v था सिंपल, तो ये मैंने v यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये आपके पास मोर जनरलाइज्ड फॉर्म जो हमने अचीव करनी थी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, वो हमें मिल चुकी है। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, या आपके पास ये लास्ट इक्वेशन लिखी हुई आ सकती है कि इसको ड्राइव करें, तो आपने सेम यही डेरिवेशन करनी होगी जो हमने की है अपने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी की थी, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में की है, और थर्ड लेक्चर में हमने रिमेनिंग की है। तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाए या ये इक्वेशन आ जाए, या आ जाए कि ड्राइव द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तब भी आपने सेम यही डेरिवेशन करनी होगी। आई होप आपको ये टॉपिक जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ। फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आप पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो हमने डेरिवेशन करनी है वो डिफरेंट तरीके से डेरिवेशन करनी है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने डेरिवेशन करनी है। तो टॉपिक आपको क्या बता रहा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि भाई आपने क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। ये फोर्स है आपके पास, इसको आपने फाइंड आउट करना है। किसके लिए फाइंड आउट करना है, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई कंडक्टर होगा आपके पास, उसमें से करंट गुजरेगा,
जब उसमें से करंट गुजरेगा तो आपने उसके डिफरेंट केसेस को, डिफरेंट उसकी जो टर्म्स होंगी, फीचर्स होंगे, उन्हें ऑब्जर्व करते हुए आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है। मीन्स कितना करंट गुजर रहा है, वहाँ से पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और एंड में फोर्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर टॉपिक में उसने ये नहीं कहा कि आपने कंडक्टर कौन सी शेप का लेना है, ये हमारे ऊपर है, हम जिस शेप का मर्जी लें। तो 2 शेप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, केस कंसीडर करना है, अजम्पशंस लगानी है कुछ। तो उस केस में हम क्या करते होते हैं, जिस तरह हर टॉपिक के स्टार्ट में हम करते हैं कि कंसीडर करते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, हम पूरा कंडक्टर नहीं ले सकते, हम उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स ले लेते हैं। सेगमेंट्स हम क्यों लेते हैं, ताकि हम सेगमेंट्स के लिए कंडीशन होती है कि यूनिफॉर्म सेगमेंट्स ले, एक सेगमेंट की कैलकुलेशन कर ली, फिर इंटीग्रेशन लेके टोटल के लिए हमें मिल जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सेगमेंट हैं, एक जैसे सेगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम केस कंसीडर करते हैं, लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी मैं शेप कंसीडर नहीं कर रही, मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, हो सकता है वो कंडक्टर स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है वो कंडक्टर एक वायर की फॉर्म में हो सकता है वो कंडक्टर एक सर्कल की फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो सकता है। नेक्स्ट में हम शेप कंसीडर करेंगे। मैंने उस कंडक्टर को क्या किया, मैंने उस कंडक्टर को रख दिया है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मीन्स जो भी मैंने शेप ली है या रैंडम शेप ली है, मैंने उसको रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप रखेंगे तो शो करवाएंगे कि भाई कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मर्जी मैग्नेटिक फील्ड है। मीन्स आप या तो क्रॉस वाली ले सकते हैं इनटू द प्लेन, और या डॉट वाली ले सकते हैं आउट ऑफ द प्लेन। दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, आपको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने इसे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं कहती हूँ इनटू द पेज है, तो मुझे इसी के ऊपर ही मेंशन करना पड़ेगा ये इनटू द पेज है। अगर मैंने आउट ऑफ द पेज ली है तो मुझे इन क्रॉस की जगह डॉट लगाना पड़ेगा, इस तरीके से मुझे मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिवाइड होल कंडक्टर। होल कंडक्टर जो हमने जिस भी शेप में लिया हुआ है उसको डिवाइड कर देना है। हमने किस में डिवाइड करना है, इनटू द स्मॉल सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक बोर्ड मार्कर है, मैं इसको एक कंसिडर कर लेती हूँ कि एक कंडक्टर है। तो हमने कहा कि इस कंडक्टर को सबसे पहले तो हम रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद आपने क्या करना है, इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाने हैं। ये मैंने सेगमेंट्स बना लिए। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जितना भी कंडक्टर है उस सब को मैंने डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे पीसीज में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में। लेकिन याद रहे, कंडीशन है हमारे पास कि सेगमेंट्स आपके यूनिफॉर्म होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक सेगमेंट है, अगर आपके पास एक सेगमेंट है और उसको आपने ले लिया है 2 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल, ये एक कंडक्टर है वायर की सूरत में, आपने बनाए हैं सेगमेंट, एक सेगमेंट इतना बनाया और दूसरा सेगमेंट आपने बना दिया इतना, फिर तीसरा इतना, चौथा इतना, पांचवा इतना। ये यूनिफॉर्म सेगमेंट्स नहीं है, इस हर सेगमेंट्स में और यूनिफॉर्म सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है। यूनिफॉर्म सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है, चार्ज कैरियर्स को कंसीडर करना है। चार्ज कैरियर मींस ये जो आपने यूनिफॉर्म सेगमेंट्स लिए हैं इसमें कितने चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ चार्जेस, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते कितने चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है 15 चार्जेस हो सकता है 20 चार्जेस हो, तो हम अजम्पशन लगाएंगे कि यहाँ पर एन नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, चार्ज कैरियर जिन्हें हम बोलेंगे। अब हम शेप कंसीडर करते हैं। यहाँ से अभी तक हमने जितना भी केस कंसीडर किया है हमने उस सब में शेप कंसीडर नहीं की कंडक्टर की। अब हम शेप कंसीडर करते हैं। शेप कंसीडर क्या करते हैं कि हमारे पास कंसीडर करते हैं कि जो कंडक्टर है वो वायर शेप में है।
मीन्स यहाँ पर जो हमने कहा था ना कि हमने जिस कंडक्टर के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करनी है वो कौन सी शेप का होना चाहिए, हमने एज्यूम कर लिया कि वो वायर शेप का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम ले लेते हैं वायर और सेम आपने डायग्राम बनानी है जिस तरीके से मैं यहाँ पर बनाऊंगी, सेम उसी तरीके से आपने बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ जिसमें हम कंसीडर करेंगे वायर को, और हम यही केस जो हमने अभी पढ़ा है कि हमने ये चीज़ें लेनी है वो हम कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास एक वायर है, वायर की लेंथ आप ले लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेंथ में ले लेती हूँ L, टोटल लेंथ है हमारे पास इस वायर की। और ये वायर क्या है, ये वायर हमारे पास एक कंडक्टर है। अब मैंने क्या किया, इसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे सेगमेंट्स जो हैं ये यूनिफॉर्म सेगमेंट्स हैं। ये जो मैं लेबलिंग कर रही हूँ, लेबलिंग भी बच्चों आपने लाजमी करनी है। यूनिफॉर्म सेगमेंट्स हैं हमारे पास। यूनिफॉर्म सेगमेंट्स के बाद हमारे पास क्या है कि ये जो हर सेगमेंट है, अगर ये L टोटल लेंथ है तो सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, डेफिनेटली L में से थोड़ा सा पार्ट होगी। तो मैं इस लेंथ को नाम दे देती हूँ DL, नेक्स्ट भी DL। मीन्स हर सेगमेंट जो मैंने कंसीडर किया है यूनिफॉर्म सेगमेंट है वो लेंथ DL का सेगमेंट है। तो यहाँ पर इस सेगमेंट में चार्जेस कितने कंसीडर हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं चार्जेस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर N चार्जेस को नाम दे दूंगी कि N चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमने जितना अभी तक केस पढ़ा है वो मैंने डायग्राम की सूरत में भी आपको बता दिया कि इस तरह आप लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। मीन्स अब वॉल्यूम आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो वायर का पूरा वॉल्यूम, एक वो जिसे आप कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ सेगमेंट्स का। तो वॉल्यूम का फार्मूला फॉर द वायर शेप ऑफ कंडक्टर क्या आता है हमारे पास, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन लेंथ एलिमेंट, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, एरिया हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, लेंथ एलिमेंट हमारे पास होता है DL, तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया। लेकिन n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, मीन्स यहाँ पर जब हम चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं इसके लिए वॉल्यूम क्या आएगा फॉर अ यूनिफॉर्म सेगमेंट, एक सिंगल सेगमेंट के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के लिए n चार्ज कैरियर Q ADL। टोटल चार्ज हमारे पास कितना बन जाएगा, Q इज इक्वल टू, कैपिटल Q से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसी इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा। मीन्स जितने वॉल्यूम में चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो आपके टोटल चार्जेस में कंसीडर होंगे, यही इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने फोर्स ऑन द लेंथ एलिमेंट फाइंड आउट करनी है। कंडक्टर के ऊपर जो वायर हमने ली है, कंडक्टर शेप ली है हमने, उसमें लेंथ सेगमेंट हमने कंसीडर किए हैं, उसमें हमने फाइंड आउट करनी है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों F इज इक्वल टू, स्टूडेंट तो हमारे पास वॉल्यूम भी आ चुका है, एक सिंगल सेगमेंट्स का भी आ चुका है, जनरल भी हमने वॉल्यूम कंसीडर कर लिया, जनरल फार्मूला यूज़ करते हुए हमने वॉल्यूम कंसीडर किया है। उसके बाद हमने क्या करना था, हमने बेसिकली फोर्स फाइंड आउट करनी थी जो हमारा मेन टॉपिक था। तो फोर्स के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी का मतलब है टोटल फोर्स जो इस पूरे के ऊपर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हमने इसे डिवाइड किया है स्मॉल सेगमेंट्स में, तो हम हर सेगमेंट्स की फोर्स फाइंड आउट करेंगे। हर सेगमेंट की फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम सिर्फ एक सेगमेंट की फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म सेगमेंट्स है हमारे पास, तो उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बच्चों DF इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। उसी इक्वेशन को मैंने D में कन्वर्ट किया है क्योंकि मैं टोटल फोर्स फाइंड आउट नहीं कर रही अभी, बाद में इंटीग्रेशन लेके हम फाइंड आउट करेंगे। तो Q की वैल्यू तो बच्चों हमारे पास है इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया Q की जगह पर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई V क्रॉस B एज इट इज़ है। DF जो हमारे पास है ये फॉर वन एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए फोर्स है। जब हम पूरी वायर के लिए निकालेंगे तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको कोई डेरिवेशन का स्टेप समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।